हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 3। और इस वीडियो में आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट देखेंगे। इसको आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले 2 वीडियो इसका अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट जो है उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक जो आया है यानी कि ये 3 है। ठीक है, पार्ट 3। तो इसमें जो पहला टॉपिक आया है ये है बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। शकल की माँ शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती की काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। शकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। अपना जो दो सीतू और जीतू दोनों भाई बहन खेलने में अपना समय बिताते थे। और जो बूटा है वो बूटा की जो पति वो अपना खेत की काम करती हो, वो दोनों। ठीक है, क्या आप शीला, जीतू और सीतू की बेरोजगार जो है ये आप लोग कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों लोग बेरोजगार है या रोजगार करते हैं, ये किस तरह से है, ये आप लोगों को जानना है। ठीक है, बेरोजगारी उस समय कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। मतलब सरकार से कोई एक देता है, कोई समय देता है, पैसा देता है, उस समय के अनुसार भी वो काम करने में इच्छुक तो होता है लेकिन उसको मिलता नहीं है काम, तो वही होता है बेरोजगार। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उसकी गिनती श्रम शक्ति जनसंख्या में नहीं हो सकती। न ही जीतू, सीतू और शीला की बेरोजगारी भी हम लोग उसे शामिल नहीं कर सकते। उसमें हम लोग उसका जो बेरोजगारी है उसमें हम लोग नहीं दिला सकते हैं। ठीक है, सकता है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच होता है। श्रम में हम लोग उसी लोग को कार्य में रख पाएंगे जिसकी उम्र जो है 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के हो। और शकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते हैं। ये छोटे बच्चे हैं तो इस वर्ग में नहीं आते, इसीलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। जब वो ये छोटे हैं और श्रमिक के कार्य में वो नहीं आ सकते हैं तो उसे हम लोग बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। शकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है और वह अपने घर बाजार में जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं रखते हैं और उसे भी बेरोजगार हम लोग नहीं कहेंगे। क्योंकि बेरोजगार किसे कहा जाता है? जो इच्छुक है और काम नहीं मिलता है, लेकिन इसको काम तो मिलता है लेकिन वो इच्छुक नहीं है कि हम काम करें, तो इसे हम लोग बेरोजगार नहीं कहेंगे। शकल के दादा दादी और नाना नानी जिसका यद्यपि यह कहानी में वर्णन नहीं है और बेरोजगार भी नहीं हम लोग इसे कहेंगे। उसका नाना नानी जो है उसका भी इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए उसको हम लोग बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में बेरोजगार की प्रकृति में अंतर हम लोग को मिलता है। यानी कि ग्राम और नगर क्षेत्र में जो बेरोजगार है इसका अंतर हम लोग को देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी है। जहाँ ग्रामीण है यहाँ शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षा तो लोग ग्रहण कर लेते हैं लेकिन रोजगार की तलाश में वो लोग भटकते रहते हैं, रोजगार उसे नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए उसे शिक्षित बेरोजगारी भी कहा गया है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं और कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। मतलब बेरोजगार हम लोग महीने में जो उसको काम करने के लिए ये होता है समय प्राप्त कर पाते हैं और ये नहीं करते हैं तो वो आमतौर पर तरह तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुराई, कटाई और निराई और
गहराई होती है तब विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित को अधिक काम नहीं मिल पाता है। जब वहाँ काम होता है तो बुआई मतलब हम लोग बुनते हैं ना, और वही कटाई मतलब उसको फसल पाकने के बाद उसे हम लोग काटते हैं। निराई मतलब उसको हम लोग ठीक से झाड़ते हैं। गराई मतलब उसको अच्छे से हम लोग रख पाते हैं, वही होता है। और यह उसी से क्या होता है, कुछ विशेष महीनों में जो कृषि है ये आश्रित लोग जो कि अधिक काम से नहीं मिल पाता है। ठीक है। अब देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं और उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। और ऐसा प्राय कृषिगत काम में लोग परियोजना में होता है और किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उन्हें 8 लोग लगे होते हैं। यानी कि जिसमें हम लोग को ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है लेकिन उसमें कम लोगों की आवश्यकता है और हम उसे ज़्यादा लोग काम कराएंगे, तो ये एक आवश्यकता हम लोग के लिए होती है। इसमें 3 लोगों को अतिरिक्त है, वो ये तीनों किसी खेती में काम करते हैं जिसका 5 लोग काम करते हैं। मतलब 3 लोग उसमें ज़्यादा आया है और ये लोग क्या करते हैं, वहाँ काम करते हैं। और ये तीनों धारा किया जा गया है और अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए हैं और योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर तीनों लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उपलब्ध उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। मतलब जो उसमें तीन लोग को कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, उसी लोगों के आधार पर ये कार्य हो सकेगा। अगर तीनों लोगों को हटा दिया जाए तो इसमें खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। और खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और उन्हें 3 अतिरिक्त लोगों को प्रच्छन्न रूप से हम लोग क्या करते हैं, बेरोजगार बनाते हैं। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर, यानी कि ये हो गया आपका 10 पास। ये स्नातक का मतलब हो गया BA यानी कि BSc, और स्नातकोत्तर यानी कि MA। ये हो गया आपका मैट्रिक, ये हो गया आपका BA, ये हो गया आपका MA। और डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने के असमर्थ है। और एक अध्ययन से यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवा बेरोजगारी अधिक तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब पहले तो ज़्यादा लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, इसीलिए मैट्रिक के लोगों ही ज़्यादा बेरोजगार थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है, अब थोड़ा उल्टा हुआ है। यानी कि जो कि ग्रेजुएशन का किया हुआ है, स्नातक किया हुआ है और MA किया हुआ है, इस तरह के बेरोजगार की संख्या जो है बहुत अधिक बढ़ी है। आई है। और यह कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही हुआ है और कुछ अन्य श्रेणियों में शक्ति, जो कि जनशक्ति की कमी विद्यमान देखने को मिली। जनशक्ति मतलब मनुष्य की जो शक्ति है यही होता है जनशक्ति। एक और तकनीकी जो कि अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, और ये तो दूसरे और आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीक कौशल की कमी भी यहाँ हम लोग को मिलता है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है और युवा में निराशा और तराशा की भावना होती है और लोगों के जो पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है, तो वह शिक्षित लोग के साथ जो कार्य करने इच्छुक है उसे सार्थक रोजगार प्राप्त कराने में असमर्थ होते हैं। मतलब कोई भरण पोषण करने के लिए हम लोगों को पैसा, चावल वगैरह वगैरह चीज़ की आवश्यकता होती है, लेकिन चाहे वो शिक्षित हो और होने के बाद भी उसे इस चीज़ का कमी महसूस होता है, तो यही होता है बेरोजगार। सामाजिक रूप से यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय भी हम लोग इसे कहेंगे। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है और कार्यरत जनसंख्या में बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ी है और किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज में जीवन की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। मतलब जीवन जिस तरह से ये लोग जी रहा था उसमें भी थोड़ा बहुत प्रभाव जो है पड़ा है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में भी वृद्धि होती है। जब कोई ऐसा परिवार होता है ना कि उसमें खाने के सिवाय और कुछ नहीं बचता, कुछ दूसरे चीज़ के लिए कुछ नहीं कर पाता, तो इसके लिए उसे
एक चीज़ होती है जो कि वो स्कूल प्रणाली के लिए भी वो बहुत दूर में रहते हैं, मतलब दूर हट के रहते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं, ये स्थिति का गिरावट जो है निश्चित रूप से दर्शाती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समय समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है, मतलब जो हितकर नहीं होता है यानी कि नेगेटिव होता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिसे उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएगा। मतलब संसाधन को अगर हम लोग अच्छे रूप से नहीं कर पाएंगे, उसको प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था जो है ये दायित्व एक बन जाता है, मतलब स्थिति जो है गिरावट की तरफ इशारा करता है। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर भी निम्न होती आ रही है। जो बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है तो ये पूरे वर्ष काम करते समय उन्हें, लेकिन उन्हीं के क्षमता और आय के हिसाब से यह अनेक उनके लिए पर्याप्त नहीं है कि काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे काम उन पर थोपे गए हैं, इसीलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम नहीं करना पसंद कर सकते। मतलब किसी के ऊपर अगर हम लोग काम थोप देते हैं कि नहीं आपको ये काम करना है, नहीं आपको ये काम करना है, इस तरह से हम लोग अगर थोपेंगे काम को तो ये उसको जो है पसंद नहीं भी आ सकता है। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम में जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उसकी कितनी ही भी कमाई हो, और अपनी इस कमाई से यह किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। मतलब इसे अपना जो है जीवन निर्वाह लोग करना चाहते हैं। जो रोज़गार नहीं होता है वो घर में बैठकर ऐसे टाइम पास नहीं कर पाते हैं, नहीं करना चाहते हैं कि वह अपना जो जीवन निर्वाह के लिए और दुखद हो, ये स्थिति वो लोग नहीं आने देना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है, और यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है तो फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। और इस तरह कृषि क्षेत्र में आप यहाँ देख पा रहे हैं एक जो ये काम कर रहा है, यानी कि जूते चप्पल सिल रहा है, बना रहा है, इस तरह का काम भी जीवन निर्वाह के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आपको स्मरण है कि जब आपने अपने जूते या चप्पल ठीक कराए थे तो कितना भुगतान किया था? मतलब इस तरह से सिलाई वगैरह अगर हम लोग उसको कराते हैं तो कितना रुपए हम लोग उसको देते हैं, तो ये भी हम लोग को जानना ज़रूरी है। वो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उससे पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। मतलब जितना सारा रुपये कमाता है वो सभी जो परिवार के जितने सारे सदस्य होते हैं सभी को उसमें शामिल किया जाता है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाई की कमी लाती है। मतलब हिस्सेदारी, एक साथ काम करना, एक साथ सब कुछ मिलजुल कर करना, ये उसके लिए एक फ़ायदा दिखता है। लेकिन इसी परिवार में गरीबी की कमी नहीं आई है, और प्रत्येक परिवार के से अधिवेश श्रमिक रोजगार के तलाश में भी गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। जब अपना जीविका उपार्जन के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाता है तो वो लोग क्या करता है, गांव से छोड़कर शहर की ओर प्रवास करते हैं। आइए उपरोक्त तो तीनों क्षेत्रों को रोजगार परिदृश्य की चर्चा करते हैं। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है, जो कि पिछले वर्ष में पूर्व चर्चित प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण कृषि व्यवस्था की निर्भरता कुछ कमी आई है। लेकिन कृषि अधिवेश श्रम वगैरह जो है कुछ यह भाग जो कि द्वितीय भाग में है और तृतीय क्षेत्र में चला गया है। और द्वितीय क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण श्रम सबसे अधिक अभिशोषण है, और तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी सूचना यानी कि मशीन से संबंधित जितने सारे काम हम लोग करवाते हैं ये तृतीय श्रेणी में आते हैं। यदि श्रीखी विभिन्न नई सेवाएं आ रही है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट देख लिए हैं, और जो इस चैनल में न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं
और इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। तो एक लाइक और एक शेयर आप लोग ज़रूर करें, और नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी वीडियो आप लोग को मिल सके। तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत